तो हम आज बताएंगे आपको लेबर लॉ के बारे में। तो लेबर लॉ है लेबर लॉ फर्स्ट, तो इसमें 4 सेक्शन बताएंगे। व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और कारखाना अधिनियम 1948, जिन्हें इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948। औद्योगिक विवाद जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। पहले तो आपको बता दूं कि 4 एक्ट बताए हैं। अब मैं जो आगे बताने वाला हूं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके सारे की बात की चर्चा करेंगे। पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है क्या? तो सेक्शन 2 के में इसकी डिफाइन परिभाषा दी गई है। तो हिंदी में कहें तो 2 टर्म में परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नियोजकों और कर्मकारों के बीच इन तीनों में विवाद यदि नियोजन की शर्तों को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे गाइड कहेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया है, यानी औद्योगिक विवाद हो गया है। अब विवाद हो गया है तो औद्योगिक विवाद 3 तरह से हो समझा जा सकता है। उनको समझाने के, उनको सॉल्व करने के 3 तरीके। पहला कॉन्सोलिएशन मशीनरी यानी समझौता यंत्र, दूसरा एडजुडिकेशन मशीनरी न्यायाधीकरण यंत्र और तीसरा आर्बिट्रेशन मशीनरी यानी मध्यस्थता यंत्र। बीच बीच में रिवाइज होगा, दूसरी बात दोबारा भी निकलेगी, माफ़ करना। हो सकता है कि वही चीज़ मैं बता दूं फिर बता दूं, तो बोले ये बात बता दिया तो फिर से क्यों बता दूं, इसका भी ध्यान रखा, मैं तो रखूँगा। समझौता यंत्र यानी कॉन्सोलिएशन मशीनरी, इसमें 3 सेक्शन दिए हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। इन 3 पर बात करता है कॉन्सोलिएशन मशीनरी, समझौता यंत्र। सेक्शन 3 बोलता है कार्य समिति, वर्किंग कमेटी के बारे में, और सेक्शन 4 बोलता है समझौता अधिकारी यानी कॉन्सोलिएशन ऑफिसर, और सेक्शन 5 कहता है समझौता बोर्ड यानी कॉन्सोलिएशन बोर्ड। तो पहले बता दूं कि सेक्शन 3 का उद्देश्य है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच समझौते दोनों के हितों में समझौता हो, बिना किसी मनमुटाव के हो, और काम दोनों में हित की बात करेगा, दोनों का एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और जुड़ना चाहिए। उद्योग में होने वाले दिन प्रतिदिन मनमुटाव को समझौता द्वारा सुलझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मनमुटाव हुआ हो अपने कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए, इसका अलग से लॉ बनाया गया। जहाँ पर 100 या 100 से अधिक वर्कर काम करते हों वहाँ पर अनिवार्य है वर्किंग कमेटी का होना। पिछले 12 महीने में देखी जाएगी कि वहाँ पर कितनी संख्या थी, उसके अकॉर्डिंग ही एक वर्किंग कमेटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आज 100 लोग हो गए और कल 5 लोग हैं तो वहाँ वर्किंग कमेटी बना दी जाए। वर्किंग कमेटी का गठन कौन करेगा या कौन करता है? तो इसमें मिनिमम 20 सदस्य होंगे, इसमें मैक्सिमम यानी अधिकतम अधिक से अधिक 20 सदस्य होंगे, जिसमें से 50% यानी 50% एम्प्लॉय में से होंगे और 50% एम्प्लॉय में से होंगे। किसी भी स्थिति में एम्प्लॉय की संख्या कम नहीं होगी, बराबर होगी। यदि नियोजक 1 है
तो उसके वहाँ पर प्रतिनिधि बैठा होगा, उसके प्रतिनिधि बैठे होंगे। वर्किंग कमेटी किन पर काम करेगी और वर्किंग कमेटी किन पर काम नहीं करेगी, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा कुछ वर्किंग कमेटी पर ही छोड़ दो। तो वर्किंग कमेटी जिन पर काम करेगी वो हैं रोशनी, बिजली, टेम्परेचर, टॉयलेट आदि देखना, कैंटीन, डाइनिंग, पैलेस, रेस्ट हाउस, मेडिकल फैसिलिटी, एप सर्विस, वेलफेयर फंड, नेशनल हॉलीडेज या संबंधित में सेफ्टी से प्रोविजन हैं, उनको देखना पड़ेंगे। वायरल बीमारी के बारे में, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल शैक्षणिक मनोरंजन कार्य आदि के बारे में वर्किंग कमेटी देखेगी। वर्किंग कमेटी क्या नहीं देखेगी कि बोनस या भत्ता या अन्य लाभ, अन्य सुविधाएं नहीं देखेगी, मजदूरी भत्ते नहीं देखेगी, कोई नया काम करना है उद्योग या फैक्ट्री में नहीं देखेगी, कोई नई योजना लानी है छटनी से संबंधित, जबरी से संबंधित या गृह आवास, यातायात सेवाएं, EPH, GPH, रिटायरमेंट के लाभ आदि वगैरह, इन सब पर वर्किंग कमेटी कोई एक्शन नहीं लेगी, इन पर कोई काम नहीं करेगी। वर्किंग कमेटी इन पर इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगी। मैंने 2 चीज़ें बता दी, ध्यान रखना। मैं ये तो बता चुका हूँ कि वर्किंग कमेटी जिसमें 20 लोगों की बनेगी, जिसमें से 50% एम्प्लॉय में से होगी और 50% एम्प्लॉय में से होंगी। वर्किंग कमेटी गठन दोनों की अधिकारियों की रक्षा कर सकेगी। और वर्किंग कमेटी वो है जो ईमानदारी से इनकी भी सुने और ईमानदारी से इनकी भी सुने, एक पक्षीय बिल्कुल नहीं होगी। आगे बताऊंगा, इतना काफ़ी है वर्किंग कमेटी के लिए। समझौता अधिकारी सेक्शन 4 और बाकी मटेरियल मिले तो उसमें ऐड करते चलिएगा। सेक्शन 4, हर अधिकारी प्राधिकारी हो सकता है लेकिन हर प्राधिकारी अधिकारी नहीं हो सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। समझौता अधिकारी क्या बोलता है कि घर की बात घर में हो जाए, कक्षा का मामला कक्षा में ही समझौता कर लिया जाए, या परिवार का मामला परिवार में ही सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हर मुट्ठी में नमक है, जख्म देखते ही गालने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसलिए घर की बात घर में बनी रहे तब तो अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व किया तब कोर्ट में डाइवोर्स का केस रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा है सेक्शन 4। तो हम बताएंगे सेक्शन 4 के कार्य, यानी समझौता अधिकारी के क्या काम होगी। तो पहला तो होगा, अगर कोई मामला उसके संज्ञान में आया है या पक्षकार या साक्षियों से या उस मामले से रिलेटिव अन्य पर्सन से पूछताछ करेगा। जहाँ पे जाएगा, जहाँ पे संज्ञान में आया है उसको देखेगा, पक्षकारों को देखेगा, साथ में साक्षी को देखेगा, साक्षियों को मतलब वहाँ एविडेंस को देखेगा, और उन मामलों में रिलेटिव कोई पर्सन है तो उससे भी पूछताछ करेगा। पक्षकार जिनके बीच विवाद होने की संभावना है और जो साक्षी है जो कह रहा है कि हमारे सामने ऐसी बात हुई थी, समझौता अधिकारी उससे मिलेगा, उससे पूछताछ करेगा, उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करेगा, लिखित में पूरी बातें लेगा। समझौता अधिकारी गिराएंगे 0 पर जाएगा, उस उद्योग में जाएगा, उस प्रतिष्ठान में जाएगा जहाँ से समस्या निकली है, वहाँ जाकर पूछताछ करेगा। समझौता अधिकारी अगर चाहे तो नियोजक से कोई डॉक्यूमेंट जमा करने का आदेश दे सकता है,
समझौता अधिकारी अगर चाहे तो रीजनेबल नोटिस के बाद उस उद्योग में जाएगा निरीक्षण करने के लिए। समझौता अधिकारी ना तो नियोजित यानी एम्प्लॉय है और ना ही नियोजक है, ये तो सरकार का आदमी है और ये छोटा मोटा अधिकारी नहीं होता है। ये सरकार का या तो IAS ऑफिसर होता है या PSC सेलेक्टेड व्यक्ति होता है। सरकार उसे समझौता अधिकारी बनाती है जिसे लेबर लॉ के बारे में जानकारी हो, उसे लेबर लॉ की दुख तकलीफ यानी लेबर की दुख तकलीफ होने का एहसास हो, उसको पता होना चाहिए कि अगर इसकी व्यवस्था कारखाने में नहीं होगी तो कितनी समस्या होगी। ऐसे व्यक्ति को समझौता अधिकारी बनाया जाएगा जिसको लेबर लॉ के बारे में अच्छा ज्ञान हो, जिसको एम्प्लॉय की समस्या की जानकारी हो और नियोजक की, जो ग्राउंड जीरो पर कार्य कर सकता है यानी पेड़ के नीचे बैठकर काम कर सकता है, वो समझौता अधिकारी होगा। सेक्शन 4 कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का समझौता बोर्ड आगे बात होगी। थोड़ी मैं एक बात देख लूँ क्योंकि मैं जो बताता जा रहा हूँ क्या वो सही है या कहीं पर रॉन्ग तो नहीं हो रहा है। ओके डन। तो सेक्शन 4 समझौता अधिकारी के बारे में बात करता है और सेक्शन 5 कहता है समझौता बोर्ड के बारे में। समझौता बोर्ड कौन बनाएगा? समझौता बोर्ड समुचित सरकार बनाएगी। समुचित सरकार तत्काल बोर्ड बनाएगी और मामला पूरा बोर्ड के द्वारा ही ख़त्म किया जाएगा और जैसे मामला ख़त्म हुआ बोर्ड भी ख़त्म हुआ। ये समुचित सरकार 2 प्रकार की बोर्ड बनाएगी। सेक्शन 5 कहता है समुचित सरकार 2 प्रकार की बोर्ड बनाएगी, एक 3 सदस्यीय और एक 5 सदस्यीय यानी छोटा और एक बड़ा। पहला बताता हूँ छोटा 3 सदस्यीय बोर्ड यानी 3 सदस्यीय बोर्ड क्या है कि 3 सदस्यीय बोर्ड है तो उसमें 2 सदस्य और एक अध्यक्ष होगा। 3 सदस्यीय बोर्ड में गढ़पूर्ति के लिए 2 लोग बैठे होना चाहिए तो कार्यवाही लीगल है, अन्यथा इससे कम है तो इनलीगल मानी जाएगी। ये 3 स्तरीय बोर्ड कहता है। 5 स्तरीय बोर्ड क्या कहता है? यदि 5 सदस्य का बोर्ड है तो उसमें 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्यीय बोर्ड में तो 3 लोग बैठे होंगे गढ़पूर्ति के लिए। बैठे होना चाहिए, बैठे क्या होंगे? बैठे होना चाहिए, इससे कम होता है तो वो कार्यवाही इनलीगल होगी। पक्षकार के आवेदन पर समुचित सरकार को लगता है कि बोर्ड बना सकते हैं या बनना चाहिए तो यदि मामला छोटा है तो 3 सदस्यीय बनेगा, यदि मामला बड़ा है तो 5 सदस्यीय बनेगा और ये सब CPC के अकॉर्डिंग प्रक्रिया होगी और समझौता बोर्ड के पास सिविल न्यायाधीश के अधिकार होंगे, सिविल न्यायाधीश के राइट होंगे। अब बताते हैं समझौते के लिए समय। समझौता करने के लिए बोर्ड को 60 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे 60 दिन में अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और ज़रूरी है तो सरकार द्वारा अधिक समय दिया जा सकता है। यदि अध्यक्ष का पद खाली है या अध्यक्ष छुट्टी पर है तो तुरंत इसकी सूचना समुचित सरकार को दी जाएगी और यदि सरकार आदेश करती है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी कार्यवाही आगे बढ़ जाएगी। समुचित सरकार स्वयं से कोई फाइल नहीं लेगी। अगर स्वयं से बोर्ड ने कोई फाइल मंगाई है तो वहां पर डाउट की स्थिति
बन जाएगी कि आपको बहुत इंटरेस्ट है इस फाइल में। अगर कोई न्यायालय जिसे न्याय करने के लिए रखा है और वह अपने आप से कोई फाइल मंगाए तो वहाँ पर डाउट की स्थिति बनती है, और डाउट की स्थिति न्याय के मामले में नहीं बनना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर अन्याय की स्थिति बन जाती है। बोर्ड को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं से कोई फाइल मंगाए। समुचित सरकार उसको जो मामला सौंपेगी या जो मामला प्रदान करेगी वह उसी मामले को देखेगा। 60 दिन का समय मिलेगा, आप डे बाई डे सुनवाई करिए। जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाइल, इसलिए बोर्ड बने कि तुरंत कार्रवाई हो जाए। मजदूर एम्प्लॉय मजदूर ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। जो दूसरा मशीनरी आ गया है यहाँ पर, एजुकेशन मशीनरी। तो आपको आशा करता हूँ कि फर्स्ट जो है कॉन्सुलेशन मशीनरी यानी समझौता यंत्र अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो भी मिस्टेक की हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि मैं उसे आगे बार सुधार कर सकूं। आगे बताएंगे एजुकेशन मशीनरी, न्यायाधिकरण यंत्र। इसमें 4 सेक्शन की बात होगी, उसमें 3 सेक्शन की बात हो रही थी, इसमें 4 सेक्शन की बात होगी। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 7A, सेक्शन 7B। फिर सुन लीजिए, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 7A और सेक्शन 7B। सेक्शन 6 कहता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जांच न्यायालय। सेक्शन 7 कहता है लेबर कोर्ट, और सेक्शन 7A कहता है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, और सेक्शन 7B कहता है नेशनल ट्रिब्यूनल्स। ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम 1918, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार के मिनिस्टर को पक्षकारों की सहमति के बिना जांच न्यायालय गठित करने का अधिकार था। ये आज की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, 1918 की बात कर रहा हूँ। तो खैर इसमें बात करेंगे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जांच न्यायालय का कार्य। सेक्शन 6 बात करेगा जांच न्यायालय का यह कार्य होता है, उसका उद्देश्य होता है अगर कोई विवाद अस्तित्व में आया है तो उसके एविडेंसों को इकट्ठा करना, तथ्यों की जांच करना, दोनों पक्षों की बातचीत करना। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम केवल जांच करना है, न्याय देना नहीं। ये बात विशेष ध्यान रखना। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कैसे होगा? तो एक जांच न्यायालय बनेगा, और उसे कौन बनाएगा? समुचित सरकार बनाएगी। एक जांच न्यायालय बनेगा, समुचित सरकार जब भी रीजनेबल समझे किसी मामले की जांच करने के लिए जांच न्यायालय का गठन कर सकती है किसी भी समय। सेक्शन 6 ये बात बोलता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्वयं से कोई मामला जांच के लिए नहीं लेगा, नेचुरल जस्टिस का पूर्ण पालन करेगा, और नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं करेगा। जांच न्यायालय एक पक्ष से भी बात करेगा और दूसरे पक्ष से भी बात करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ये जानकारी है इन दोनों में से कोई पक्षकार उसका रिलेटिव है, तब तुरंत मामला छोड़ देगी।
ये नेचुरल जस्टिस होता है। नोटिस देने का अधिकार, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोई साक्ष्य इकट्ठा करना है तो पहले सूचना देगा कि हमें आपके उद्योग में आना है, जांच करना है, इसकी सूचना देगा। ये नेचुरल जस्टिस है। बिना सूचना के किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। अगर लाइट वाले बिना सूचना दिए लाइट कनेक्शन काटने आ जाएं, तब ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करेगा, यानी 6 माह का समय मिलेगा जांच करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को। ये सेक्शन 6 में है। कोई भी इस प्रकार की घटना आती है तब सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस रिपोर्ट में फाइल न्यायालय में पहुंच जाती है, उसके न्यायालय को संदेह होता है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं। यदि न्यायालय को लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है तो इंक्वायरी न्यायालय कर सकता है। फिर इंक्वायरी न्यायालय करेगा और जांच पुलिस से नहीं कराएगी, वह किसी प्राइवेट पर्सन या किसी अन्य व्यक्ति से जांच या स्वयं कर सकता है। गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जांच न्यायालय का गठन किया जाएगा। पहले बता देना चाहिए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक इंडिपेंडेंट पर्सन जांच न्यायालय का अधिकारी होगा। समुचित सरकार अगर उचित समझे तो एक से अधिक जांच अधिकारी वहां पर रख सकती है। यदि एक से अधिक हैं तो उसमें से एक सभापति होगा जो उनको निर्देश देगा। इनका काम केवल जांच करना है, कोई निर्णय देना नहीं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की, जिसमें कहता है लेबर कोर्ट, श्रमिक न्यायालय। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग समुचित सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लेबर कोर्ट को गठन करेगी। जितने की आवश्यकता हो उतने समुचित सरकार लेबर कोर्ट का गठन करेगी। ये लेबर कोर्ट इंडिपेंडेंट पर्सन से मिलकर बनेगा। एक से अधिक व्यक्ति भी उनमें शामिल हो सकते हैं। जो लेबर कोर्ट में नियुक्ति की जाएगी वह स्वयं न्यायाधीश कहलाएंगे, जो लेबर कोर्ट में बैठकर मामले सुनेंगे। अनुसूची 2 में जो निर्णय लिखे हैं उन पर न्याय निर्णय करने का अधिकार लेबर कोर्ट को है। अनुसूची 2 से संबंधित कोई मामला है तो लेबर कोर्ट में जाएगा। लेबर कोर्ट का पीठासीन अधिकारी या किसी ऑफिस का पीठासीन अधिकारी जो मुख्य अधिकारी है लेबर कोर्ट का न्यायाधीश होगा। यहाँ पे आगे बताऊंगा कि लेबर कोर्ट का न्यायाधीश कौन हो सकता है, उसकी क्या योग्यताएं हैं। तो किसी न्यायिक कार्यालय में न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष तक काम किया हो या पदासीन रहा हो, पहली विशेषता है ये। दूसरा है कम से कम 2 वर्ष तक औद्योगिक विवाद अपीलीय न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो या कर चुका हो। हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो। कम से कम 5 वर्ष तक स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग राज्य अधिनियम के अनुसार गठित श्रम न्यायालय का पीठासीन अध्यक्ष रहा हो। कम से कम 3 वर्ष तक जिला जज या अतिरिक्त जिला जज रह चुका हो, वो बन सकता है यहाँ पर। सेक्शन 7A ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण की बात होगी। लेबर के बारे में लेबर के काम क्या हैं। अगर सिविल का मामला है तो जिला जज, अगर क्रिमिनल का मामला है
तो सत्य न्यायाधीश ऐसे सेशन जज। सिविल न्यायालय के अधिकार मिलेंगे, सीपीसी के पूरे अधिकार मिलेंगे। ये अनुसूची 2 के मामले सुनते हैं और कुछ विशेषताएं कुछ विशेष परिस्थितियां में अनुसूची 3 भी लग सकती है। जैसे ही मामले की फाइल मिलेगी तत्काल कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। कार्रवाई सिविल अधिकार में कार्रवाई होगी, तुरंत दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी हो जाएगा, समन जारी हो जाएगा। जब एक फाइनल मामला सुनेंगे तब एक अवार्ड यानी पंचाट पारित करेंगे जिसमें पूरे निर्णय का सार होगा। यह अवार्ड है। यह अवार्ड यानी पंचाट निर्णय के बाद जारी होता है। ये मामले को वापस नहीं करेंगे, निर्णय तो इनको करना ही होगा। ये जो लॉ आए हैं ये एम्प्लॉय का एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए और उनके अधिकार उनको दिलाने के लिए जो विकास और निर्माण को आदिकाल से चला आ रहा है और आधुनिक काल तक चलेगा, लेकिन उस समय स्वामी और सेवक का कॉन्सेप्ट हुआ करता था और इसी परंपरा को ख़त्म करने के लिए लेबर लॉ बनाए गए, श्रमिक विधियां बनाई गई और सेवक का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया और स्वामी का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया, दोनों का कर दिया। जब ये बड़े बड़े नेता होंगे और उस समय सेवक और स्वामी का संबंध खड़ा होगा, शोषण होता ही होगा और इनको दूर करने के लिए कानून बनाए गए और कानून के माध्यम से इनको अधिकार दिलाने की कोशिश की जा रही है, की जाएगी और की गई है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? एक्ट एजुकेशन मशीनरी। अगर इसमें ट्रिब्यूनल्स एक्ट ना होते तो इनको जुडिशियल मशीनरी कहते या कहा जाता, लेकिन इसमें एक्ट एजुकेशन मशीनरी कहा गया है। इनको न्यायाधिकरण का मतलब न्याय भी और अधिकरण भी। ट्रिब्यूनल जो होते हैं ये क्वासी जुडिशियल सिस्टम के होते हैं, अर्ध न्यायिक संस्थाएं कहलाती हैं और इनके माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है।